गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसका लास्ट पार्ट जो है आज हम वो स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हम करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1905 का रेवोल्यूशन जो है वो स्टडी किया था। 1917 में जो विंटर्स थी रशिया में बहुत ही ज़्यादा सवियर थी और जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड, वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस समय जो सिटी था वो डिवाइडेड था कि वहाँ पर सिटी के बीचों बीच जो रिवर नेवा है वो वहाँ से गुज़रती थी और उसकी जो लेफ़्ट बैंक है वहाँ पर तो जो विंटर पैलेस है वो होता था। ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ड्यूमा जहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग्स हुआ करती थी, और राइट बैंक में क्या था, वर्कर्स के क्वार्टर्स हुआ करते थे। फिर 1917 में प्रॉब्लम्स क्या थी। फेब्रुअरी में उन दिनों जो फूड की शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा फेल्ट की गई। जो वर्कर्स क्वार्टर्स है वहाँ पर भोजन की कमी का सामना करना पड़ा वर्कर्स को। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सवियर थी, इसलिए वहाँ पर क्या है कि हद से ज़्यादा वहाँ पर फ्रॉस्ट और स्नो हुई, ओले पड़े, और इसके अलावा वहाँ पर जो बर्फ़बारी है काफ़ी हुई। फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस समय, ज़ार जो है वो अपोज़ कर रही थी। ज़ार ड्यूमा को, जो पार्लियामेंट थी रशिया की, उसे डिज़ोल्व करना चाहता था, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उसको अपोज़ कर रही थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो पार्लियामेंट है वो डिज़ोल्व की जाए। इवेंट्स क्या हुए? इवेंट्स ये हुए वहाँ पर कि 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में। लॉकआउट मीन्स वहाँ पर स्ट्राइक जो है वो की गई, फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। उसके साथ ही और बहुत सारी फैक्ट्रीज थी वहाँ पर लॉकआउट हुआ। जो विमेन थी उन्होंने बहुत सी स्ट्राइक्स की, बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज थी जहाँ पर स्ट्राइक्स को विमेन लीड कर रही थी। 23 फरवरी को कर्फ्यू लगा दिया गया हर जगह पर। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे उनको भगाया गया वहाँ से। दोबारा से 24 फरवरी को डिमॉन्स्ट्रेटर्स, जो प्रदर्शन करने वाले थे, प्रदर्शनकारी वर्कर्स और जो बाकी लोग थे, वो सभी फिर से वापस आ गए। 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट है, ज़ार है, उसने क्या किया, उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। बाकी लोग नहीं चाहते थे। 26 फरवरी को जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं उन्होंने क्या किया कि लेफ़्ट बैंक पर पहुंच के, जहां पर विंटर पैलेस है या ड्यूमा है, और वहां पर जाकर के सड़कों पर उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स जो हैं उन पर भी हमले हुए। फिर बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पर वुमेन्स जो थी वो स्ट्राइक कर रही थी, तो इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर देखा जाता है। इवेंट्स क्या हुए? इवेंट्स में क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग गैदर हुए थे उन्होंने स्लोगन्स लगाए, ब्रेड, वेजेस और बेटर आवर्स को लेकर के डेमोक्रेसी की डिमांड की कि बेटर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वेजेस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत लोग हुआ करती थी, और ब्रेड जो है वो भी फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने घुड़सवार सैनिकों को बुला लिया, आर्मी को बुलाया, तो आर्मी ने, जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटर्स पर गोली चलाने से मना कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम अपने देश के लोगों पर हमला नहीं करेंगे, हम उन पर हथियार नहीं उठाएंगे। फिर पेट्रोग्राद सोवियत बनी। अब जितने भी सोल्जर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के अपनी सोवियत या काउंसिल बना ली, ठीक है। और ज़ार जो है उसे मजबूर किया गया, ज़ार डर गया इन सब हालातों को देख करके, तो ज़ार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। जितने भी सोवियत लीडर्स थे या ड्यूमा के लीडर्स थे, उन सब ने मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है बनाई। इसे अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है। और पेट्रोग्राड जो है, इट ब्रॉट डाउन मोनार्की। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो पेट्रोग्राद में हुआ कैपिटल में, उसके कारण जो रशिया है वहाँ पर राजतंत्र का खात्मा हो जाता है। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है बनी। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन थे? आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये ज़्यादा थे। लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट की जाए। रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई पब्लिक मीटिंग्स पर, एसोसिएशंस को भी रिमूव कर दिया गया, और पेट्रोग्राद सोवियत के जैसी हर जगह पर रशिया में सोवियत जो थी वो बनने लगी, और कोई इनका चुनने का कोई कॉमन मेथड नहीं होता था। सोवियत के जो मेंबर्स को चुनने का मेथड था वो कॉमन नहीं था।
फिर उसके बाद आते हैं व्लादिमीर लेनिन। अब 1917 में बोल्शेविक लीडर जो रशियन जो सोशलिस्ट वर्कर्स की पार्टी थी, तो उसके लीडर थे बोल्शेविक व्लादिमीर जो लेनिन है। तो बोल्शेविक को बिलोंग करते थे। हमें पता है कि जो पार्टी है डिवाइड हो गई थी बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो जो बोल्शेविक लीडर है व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया में वापस आ जाते हैं 1917 में अप्रैल में। उसके बाद जितने भी बोल्शेविक्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को तो अपोज कर ही रहे थे। इनका मुताबिक फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए थी, रशिया को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। तो जब वो 1917 में अप्रैल में वापस आया, उसे लगा कि भाई अब तो समय आ गया है कि अब हमें रेवोल्यूशन जो है वो करना चाहिए और सोवियट्स के ख़िलाफ़ और सोवियट्स जो हैं ज़ार के ख़िलाफ़ और पावर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। फिर उसने अप्रैल थीसिस जो है वो इंट्रोड्यूस किए। अप्रैल थीसिस में उसने क्या डिमांड की, 3 डिमांड्स रखी उसने। पहली थी कि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करना चाहिए, रशिया जो है वो डिक्लेयर करे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसकी तरफ से ख़त्म है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकंड था लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, भूमि जो ज़मीन है वो लैंड लोन ऑनर्स के पास है वो पीजेंट्स को दे दी जाए। बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। तो ये यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है अप्रैल थीसिस को लेकर के। इसके अलावा जो है वो फरवरी रेवोल्यूशन है, ये 1917 का उसके इवेंट्स वो उसमें आते हैं हमारे वुमेन इंटरनेशनल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। देन नेक्स्ट है कि लेनिन जो है उसने ये भी कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, ताकि इसके जो रेडिकल एम्स हैं वो कम्युनिस्ट नेम जो है वो उसके रेडिकल एम्स को जो है ज़्यादा इंडिकेट करता है, ज़्यादा उससे बेटर सूट करता है बोल्शेविक पार्टी को। बोल्शेविक पार्टी में बाकी के जो लीडर्स थे उनका ये मानना था कि अभी इस तरह के रेवोल्यूशन करने का टाइम नहीं आया है, लेकिन जो डेवलपमेंट उस समय हो रही थी, रशिया में जो भी चेंजेस आ रही थी, उसके कारण धीरे धीरे करके जो बाकी लीडर्स थे उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। अब वो भी इसके फेवर में थे। फिर वर्कर्स की मूवमेंट्स कैसे हुई। अब वर्कर्स की जो मूवमेंट है धीरे धीरे करके क्या हुआ कि समर्स में जो ट्रेड यूनियंस हैं और ज़्यादा उनका नंबर बढ़ गया, फैक्ट्री कमेटीज़ बनने लगी और जिन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पर क्वेश्चनिंग करनी उनसे स्टार्ट कर दी। सोल्जर्स की कमेटीज़ बनने लगी आर्मी में। जून तक 500 जो सोवियट्स हैं वो सभी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो शामिल हुए थे। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उनकी पावर कम हो गई, बोल्शेविक से इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये काम करने लगे। वर्कर्स की जो कोशिशें होती थी, ठीक है, उनको रेजिस्ट किया जाने लगा। जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुआ करती थी बोल्शेविक्स के द्वारा 1917 में, दीज वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, उनको बड़े कड़े हाथों दबाया जाता था, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत से बोल्शेविक लीडर्स जो होते थे उन्हें हाइडिंग में जाना होता था और वो या तो छिप जाते थे या वहाँ से भाग जाते थे। फिर कंट्री साइड पे विलेजेस में क्या हो रहा था, विलेजेस में जो पीजेंट्स हैं या जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं वो डिमांड किया करते थे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और लैंड जो है, लैंड कमेटीज़ बनाएगी उन दिनों। और जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जब उन्हें पता लगा कि गांव में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और डिमांड रखी है फार्मर्स ने, बाकी पीजेंट्स ने और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड को सीज करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन आता है 1917 का। 1917 में कन्फ्लिक्ट आता है बोल्शेविक्स और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनमें जो मतभेद था बहुत तेज़ी से उनमें बढ़ जाता है। और लेनिन जो था उसे ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर गवर्नमेंट बन जाएगी। तो 1917 में उसने एक विद्रोह करने की बात जो है वो की और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे आर्मी के और फैक्ट्रीज़ के, उनका भी उसने साथ हासिल किया, उनको अपने साथ रेवोल्यूशन करने के लिए मना लिया। 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है उसने पेट्रोग्राद सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी थी उनको राज़ी कर लिया कि वो सोशलिस्ट जो सीज़र है पावर अपने हाथों में लेंगे रेवोल्यूशन करके। और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई MRC, जिसका जो लीडर था वो लियोन ट्रॉट्स्की था। बट इवेंट किस दिन होगा रेवोल्यूशन, ये सीक्रेट रखा गया।
24 फरवरी को जो है वो अपराइजिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की जो था उसने क्या किया, उसने आर्मी को बुला लिया सिटी में। मिलिट्री मैन जो थे वो सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार थे, तो उन्होंने बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स थी उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के ट्रूप्स थे उन्हें भेजा गया टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पर और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिस्पांस क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला कि जो MRC थी, मिलिट्री जो कमेटी थी, उन्होंने MRC का क्या पढ़ा हमने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको गवर्नमेंट ऑफिस सीज करने के लिए कहा गया, घेरा डालने के लिए और अरेस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स को। आधी रात आते तक जो सिटी थी पूरी तरह से कमेटी के कंट्रोल में आ चुकी थी और ज़्यादातर जो मंत्री थे वो सरेंडर कर चुके थे। फिर आता है बोल्शेविक एक्शन। जितने भी रशियन कांग्रेस सोवियत्स थी पेट्रोग्राद में, जितने भी मेजॉरिटी लोग थे उन सब ने मिलकर के बोल्शेविक्स का जो एक्शन था उसे सही करार दिया और उसके बाद अपराइजिंग्स हुई। शहर के बाकी हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं और हुई। मॉस्को में काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ा बोल्शेविक्स को। दिसंबर आते आते जो बोल्शेविक्स थे पूरा मॉस्को उनके कंट्रोल में था। पेट्रोग्राद एरिया जो है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। नवंबर तक लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कहा गया कि जो पीजेंट्स हैं उनको लैंड जो है वो नोबिलिटी की सीज कर सकते हैं, उस पर अपना कब्जा कर सकते हैं। सिटीज़ में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जो बड़े बड़े घर होते थे उनको डिवाइड कर दिया कि जो फैमिली वहाँ पर रह रही है उनको थोड़ा सा पोर्शन दे करके बाकी घर जो होते थे वो उनसे ले लिए जाते थे। इसके अलावा जो पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे जो ज़ार के द्वारा दिए गए थे वो भी बैन कर दिए गए। नई यूनिफॉर्म आर्मी के लिए डिज़ाइन की गई। एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया 1918 में, जिसमें सोवियत हैट जो है वो चूज़ की गई थी। फार्मर्स ने जो नोबल्स हैं उन पर हमले करके उनकी ज़मीनों को छीनना स्टार्ट कर दिया था। फिर आता है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया। अब जो बोल्शेविक्स थे 1917 में जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने इलेक्शंस करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन वो फेल रहे। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक्स जो तौर तरीके थे लेनिन के उनको रिजेक्ट किया असेंबली ने और असेंबली को लेनिन ने डिसमिस कर दिया। 1918 मार्च में बोल्शेविक जो थे उन्होंने जर्मनी के साथ समझौता किया ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में। उसके बाद रशिया एक वन स्टेट पार्टी बन गया। बोल्शेविक सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पर बची थी, धीरे धीरे करके जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी। जितनी भी सोवियत्स थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स, वो पार्लियामेंट बन गई कंट्री की अपने आप ही। ट्रेड यूनियंस जो थी उनको अपने कंट्रोल में रखा जाता था, पार्टी के कंट्रोल में आ गई वो सभी। फिर आता है इंडिविजुअल फ्रीडम की कमी। जो सोवियत रशिया है USSR, वहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब वन पार्टी बन गई, वहाँ पर एक ही स्टेट वन पार्टी वन स्टेट आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सीक्रेट पुलिस जो है बनाई गई। पहले चेका था CHEKA, उसके बाद OGPU और NKVD। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी बोल्शेविक्स थे उनके खिलाफ ये देश भर में इनके जो जासूस हैं वो रहते थे और अगर कोई भी बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज़ करता था उसको ये पनिश किया करते थे। बहुत से यंग राइटर्स और आर्टिस्ट थे वो भी पार्टी का साथ देने लगे थे क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी थी और सोशलिज़म चेंज की बात करती थी। फिर सिविल वॉर स्टार्ट होगी रशिया में। जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, रशियन आर्मी डिसइंटीग्रेट होने लगी। सोल्जर्स घर जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि जो ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वो उनको मिलें। और जो नॉन बोल्शेविक लीड सोशलिस्ट थे, लिबरल्स, आर्मी के जो डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे, नॉट डेमोक्रेसी ऑटोक्रेटिक रूल के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोल्शेविक जो विद्रोह था उसका विरोध किया। 3 तरह के ग्रुप्स जो थे उन दिनों बने। एक बोल्शेविक्स थे जो रेड्स थे, प्रो-ज़ारिस्ट जो ज़ार का साथ दे रहे थे वो वाइट्स थे और सोशलिस्ट ग्रीन्स में थे। 1919 और 1920 में रशियन आर्मी जो है वो ग्रीन्स और वाइट्स के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ जो थे उनको ये डर था कि जो सोशलिज़म रशिया में बढ़ ना जाए, तो इसलिए वो भी ग्रीन्स और वाइट्स का ही साथ दे रहे थे।
इसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें जो रेड्स और वाइट्स हैं वो मिल करके लूटा करते थे लोगों को, बैंडिट्री डकैती डाला करते थे, और जो फेमिन है वो उन दिनों आने लगी, अकाल पड़ने लगे उन दिनों, भोजन की कमी जिसे कहते हैं। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कड़े कदम उठाए उन किसानों के ख़िलाफ़, अपनी ज़मीनें जिन्होंने उनकी सीज कर ली थी। ऐसे कुछ कदम उठाए गए जिसके कारण जो बोल्शेविक्स थे वो नॉन बोल्शेविक्स, जो वाइट्स और जो ग्रीन्स हैं, उनकी जो सपोर्ट थी वो काफ़ी कम होने लगी। फिर 1920 आते आते जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने ज़्यादातर रशियन एम्पायर के हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। उनकी जीत हुई क्योंकि जो रशियन नेशनैलिटीज़ हैं वो उनका साथ दे रहे थे, नॉन रशियन लोग जो वहाँ पर थे, और जो मुस्लिम जिहादिस्ट थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ जो हैं वो सोशलिज़म से डाइवर्टेड थे, उनके लिए सोशलिज़म का अपना ही मतलब था। सेंट्रल एशिया में जो हमारा उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर खीवा एक जगह आती है। खीवा में जो बोल्शेविक कॉलोनीज थी उनको बहुत बुरी तरह से उनको मैसेकर किया गया। उन्होंने लोकल जो वहाँ के लोग थे, जो सोशलिज़म के नाम पर उनका काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मार दिया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा। फिर रशिया कैसे बना, ये है हमारा रशिया का मैप। ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ थी उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है वो दी गई, यूएसएसआर बना। बोल्शेविक स्टेट जो है वो क्रिएट की गई और रशियन एम्पायर जो है, ठीक है, उसमें से ही बनी, और दिसंबर 1922 में यूएसएसआर बन के जो है वो सामने आया। आउटकम क्या निकला? अनपॉपुलर पॉलिसीज़ जो थी बोल्शेविक्स की, उसके कारण लोकल गवर्नमेंट्स उनको फॉलो करने लगी। धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के लोग जो वहाँ पर रह रहे थे उनको भी इन्होंने अपने सपोर्ट में लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ने लगी। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो स्टार्ट की गई। जितने भी ऑफिशियल्स होते थे उनको ये कहा गया कि उनसे मतलब जितने भी ऑफिशियल्स थे वो इस काम कर रहे थे इस बात को लेकर के कि इकोनॉमी वर्क कैसे करेगी। 5 ईयर प्लान्स उससे बनाए गए। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स जो बनाए गए थे वो भी रशिया की देखा देखी ही बनाए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है बने, और उसके बाद सबसे पहले तो सभी चीज़ों की कीमतें फ़िक्स की गई जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी। फर्स्ट 2 जो 5 ईयर प्लान थे उनमें इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, ठीक है, स्टील में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिली। उसके बाद नई फैक्ट्री सिटीज़ जो है वो बनने लगी। स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है डेवलप किया गया। विमेन जो फैक्ट्रीज़ में वर्क करती थी वहाँ पर उनके लिए क्रच ओपन किए गए जहाँ उनके बच्चे रात दिन में ठहरा करते थे। इसके अलावा चीप पब्लिक हेल्थ जो है वो क्रिएट की गई वर्कर्स के लिए, जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती थी। बट इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी जिसके कारण जो वर्किंग कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। मैग्नेटोगॉर्स्क एक सिटी है जहाँ पर स्टील प्लांट जो है वो 3 सालों में ही बन के तैयार हो गया था। वर्कर्स की लाइफ ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। 550 स्टॉपेजेस थी। पहले ही साल में 550 टाइम्स जो है वो स्ट्राइक्स की गई थी। फिर आता है जोसेफ स्टालिन। जब लेनिन की डेथ होती है उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो है वो पार्टी के लीडर बनते हैं। काफ़ी ज़्यादा सख्त थे और काफ़ी ज़्यादा कड़े कदम उन्होंने उठाए। उनके मुताबिक जो रिच पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स जो गांव में रहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक्स जो है वो होल्ड करके रखे हैं। अब फूड एग्रीकल्चरल जो प्राइसेस थी, एग्रीकल्चरल गुड्स की, ग्रेन्स की, वो फिक्स की गई थी। और जो पीजेंट्स थे रिच वाले और जो ट्रेडर्स थे उनको ये था कि जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी तब वो अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कीमत पर वो नहीं बेचना चाहते थे, और इसलिए स्टालिन को पता था कि उन्होंने जो है वो होर्डिंग स्टॉक्स मेंटेन करके रखे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कलेक्टिवाइजेशन वो स्टार्ट किया। कलेक्टिवाइजेशन ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म था जो एग्रीकल्चर में किया गया था। इसे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। 1927-28 में जो सोवियत रशिया है वहाँ पर भोजन की कमी बहुत ज़्यादा फेस की गई। गवर्नमेंट ने कीमतें फ़िक्स कर दी थी जिस पर एक किसान जो है वो अपनी फसल को बेच सकता है, और पीजेंट्स जो थे उन्होंने अपने उस कीमत पर अपनी फसल बेचने से मना कर दिया। फिर लेनिन ने क्या किया,
उसके बाद लेनिन ने किया कि जितने भी पार्टी मेंबर्स थे वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में जाते थे, रिप्रेजेंटेटिव सुपरवाइज करते थे और ग्रेन कलेक्ट किया करते थे, ख़रीदा करते थे किसानों से। इसके अलावा उन्होंने कुलक्स होते हैं जो रिच फार्मर्स थे, उन पर हमला किया और उन्हें कलेक्टिवली जो है फार्मिंग करने के लिए मनाने की कोशिश की, सुझाव दिया उन्हें। फिर ग्रेन शॉर्टेजेस जो थी वो उनको समझाया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने पास इकट्ठा करके अनाज रखा हुआ है, जिसके कारण भोजन की कमी जो है वो हो रही है। इसके अलावा जो कुलक्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया और स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म जो हैं वो बनाए गए। अब कुलक्स का मतलब होता है कि जो वेल टू डू पीजेंट्स है, जो बहुत रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। कोलखोज का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग। फिर स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। जितने भी पीजेंट्स थे उनको कल्टीवेट करने के लिए कहा गया, फार्मर्स को कलेक्टिवली, मतलब लैंड जो है सबको इकट्ठे होकर के वो फार्मिंग करेंगे। और इसमें जितने भी पीजेंट्स थे जो इसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को भी ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कोलखोज प्रॉफिट जो था वो शेयर किया जाता था। 1929 और 1931 में जो कैटल पॉपुलेशन है वो 1/3 रह गई थी और जो रेजिस्ट करते थे कलेक्टिवाइजेशन को उन्हें बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता था। बहुत से लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें देश से बाहर भेज दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था। पीजेंट्स जो थे उनको ये लगता था कि वो कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन की भी परमिशन दी थी। कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन जो थी उसके कारण, जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसके कारण प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज़ नहीं हुई। 1930 और 33 के जो 3 साल थे इनमें फैमिन आए सोवियत रशिया में, सोवियत यूनियन में, तो वहाँ पर 4 मिलियन लोग जो थे वो उन फैमिन्स में मारे गए थे। स्टालिन की गवर्नमेंट में उसके खुद के लोग जो थे वो उसे क्रिटिसाइज़ किया करते थे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को लेकर के। स्टालिन और उसके जो सिंपैथीसाइजर्स थे उन्होंने उन क्रिटिक्स को बहुत कड़े हाथों लिया और उन पर कंस्पिरेसी जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश करने का मुकदमा जो है उन पर चलाया गया। एक्यूजिशंस 1939 में उन पर लगाई गई और 2 मिलियन लोग जो थे उन्हें जेल में डाल दिया गया या लेबर कैंप्स में उन्हें भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोग जो थे वो उनसे झूठे बयान लेकर के उनको टॉर्चर किया जाता था और उन्हें बाद में मार दिया जाता था। फिर आता है कि रशिया का क्या असर पड़ा दुनिया पर। बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनने लगी, जैसे ब्रिटेन में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर सोवियत सोशलिज़म जो है सोवियत्स की तरह से, रशिया की तरह से वो फैलने लगी। अब कॉलोनियल लोग जो थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर लोगों ने इन तरीक़ों को अपनाना स्टार्ट कर दिया। जो नॉन रशियन रशिया के बाहर रहा करते थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया। बोल्शेविक जो थे वो कॉमिंटर्न को भी फंड उन्होंने स्थापना की। कॉमिंटर्न में आता है इंटरनेशनल जो यूनियन थी प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ की, इंटरनेशनल संस्था जो है बनाई गई, कॉमिंटर्न इसे कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दोनों शब्द से मिलकर के बनी हुआ है। कॉमिंटर्न ये बनाई गई जिसमें दुनिया भर के सोशलिस्ट पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो शामिल थे। फिर दुनिया ने कैसे देखा रशियन रेवोल्यूशन को। सोशलिस्ट मूवमेंट जो थी उससे बाद में जाके पता चला दुनिया में कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, सोवियत यूनियन में एक बैकवर्ड कंट्री जो है इसी मूवमेंट के कारण धीरे धीरे करके वो एक ग्रेट पावर बना। चाहे लोग इसे पसंद ना करते हों लोशलिस्ट मूवमेंट को जो बोल्शेविक्स ने किया, रेवोल्यूशन किया, लेकिन फिर भी रशिया जो है वो एक सुपर पावर बन के उभरा। जितने भी लोग थे, रशियन गवर्नमेंट थी, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को फ्रीडम्स नहीं दी थी, उनके बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए गए थे। रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के कारण ये ज़रूर अनपॉपुलर हुई। 20th सेंचुरी के एंड में इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है रशिया की एज ए सोशलिस्ट कंट्री, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और हर कंट्री जो था उसने सोशलिज्म के आइडियाज़ अपने आप अपने कंडीशंस को देखते हुए ही डेवलप किए और अलग अलग तरीक़ों से सोशलिज्म जो है वो उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में लाने की कोशिश की। थैंक यू बेटा।